नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 2022 में यूपी पीएससी में आए मेंस जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं बताना है। बस इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे और साथ में ही मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में एक वृहद जानकारी भी लेंगे ताकि आगामी परीक्षा के लिए और चीज़ें आसान रहें। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं बताना है। 125 शब्दों में 8 अंक का। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो पहले इंट्रोडक्शन दिए कि भारतीय कला का सुव्यवस्थित इतिहास मौर्य काल से प्रारंभ होता है। मौर्य काल से पत्थरों का प्रयोग सजावट, विशाल भवन तथा सूचनाओं के लिए अभिलेखों में प्रयोग किया जाने लगा, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति की एक अनमोल विरासत बनकर उभरा। तो मौर्य काल से पत्थरों का प्रयोग सजावट, विशाल भवन तथा सूचनाओं के लिए अभिलेखों में प्रयोग किया जाने लगा, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति की एक अनमोल विरासत बनकर उभरा। एक फ्लो डायग्राम से दिखा दिए कि भारतीय कला में, मौर्यकालीन कला में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले स्थापत्य कला और एक है साहित्य कला। स्थापत्य कला को दो पार्ट में बांटें, एक लोक कला, एक राजकीय कला। स्थापत्य कला दो प्रकार के, लोक कला और राजकीय कला। लोक कला में गुफा वास्तुकला, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन। गुफा वास्तुकला, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन। और राजकीय कला में भवन निर्माण, स्तंभ लेख, स्तूप, विहार, अभिलेख। तो भवन निर्माण, स्तंभ लेख, अभिलेख, स्तूप, विहार, ये सब आ गए राजकीय कला में। और लोक कला में गुफा वास्तुकला और मूर्तियाँ, मृदभांड। ये कुछ स्थान है जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैसे पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी है, मनसेहरा है, यूपी में सारनाथ, पटना, कलिंग, इसके अलावा ही उड़ीसा में ही धौली है, जौगढ़, आंध्र प्रदेश में येरागुडी, मध्य प्रदेश में सांची, गुजरात में गिरनार, यहाँ उत्तराखंड में कालसी, और बिहार में लौरिया अरराज करके हैं, नंदनगढ़, लौरिया अरराज। तो ये सारे स्थान हैं जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब एक एक करके भवन निर्माण, इसकी क्या विशेषता है, केवल विशेषता बताना है। पटना में स्थित राजभवन, जिसकी तुलना एरियन ने सूसा और एक बटना के राजमहल से की, जो अत्यधिक विशाल है। तो भवन निर्माण पटना से इसका साक्ष्य मिला हुआ है, जो बहुत विशाल है। और ये भी ध्यान है कि लकड़ी का मिला हुआ है, लकड़ी का, ये विशेषता इसकी, लकड़ी की बनी हुई है। स्तंभ लेख, राजकीय उपदेशों का प्रचार करने के लिए राजकीय प्रतीक के रूप में या युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में लगवाए जाते थे। जैसे सारनाथ का अशोक स्तंभ, ये बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया, तो सारनाथ का अशोक स्तंभ यहाँ पर बनवाया गया। लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह, फिर स्तूप बनाए गए, स्तूप आता है राजकीय कला में। दिव्यावदान में 84,000 स्तूपों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ये स्तूप बौद्ध धर्म में एक पूजा स्थल कहलाते हैं। उदाहरण सांची का स्तूप, भरोहित स्तूप, धमेख स्तूप एक यूपी में ही है, धमेख स्तूप, धर्मराज का स्तूप, धर्मराज का स्तूप, ये भी यूपी में है, वाराणसी में। सारनाथ में चौखंडी स्तूप, धर्मराज का स्तूप, धमेख स्तूप, ये सब हैं। फिर विहार, इसमें लिखा नहीं है लेकिन कर सकते हैं, चैत्य भी तो है। चैत्य है पूजा गृह और विहार है निवास स्थान। मौर्य काल में स्तूप की भांति विहारों का भी अत्यधिक मात्रा में निर्माण किया गया, जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम के लिए किया जाता था। अभिलेख,
अभिलेखों का प्रयोग राजकीय घोषणाओं तथा अपनी सीमा तय करने के लिए किया जाता था। जैसे वृहद अभिलेख और लघु अभिलेख में बांटा गया है। वृहद अभिलेख में कलिंग कालसी, लघु अभिलेख में मेरठ कौशाम्बी। लोक कला यह स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, जिसमें दीदारगंज से प्राप्त यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? दीदारगंज पटना से मिली हैं, जो कि लोक कला का उदाहरण है। मिट्टी के बर्तन। मौर्य काल में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ऐसे याद करें, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर। मौर्य काल में जो मिट्टी के बर्तन हैं उसको कहते थे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर। इनकी विशेषता उनका काला रंग और अत्यधिक चमकदार सतह तथा विलासिता के रूप में प्रयोग है। गुफा वास्तुकला। गुफाओं की आंतरिक दीवारें और सजावटी प्रवेश द्वार अत्यधिक पॉलिश किए गए थे, जैसे बराबर की गुफाएं, नागरगुंजा गुफाएं आदि। तो बराबर की गुफाएं जो हैं, इसकी आंतरिक दीवारें और सजावटी प्रवेश द्वार अत्यधिक पॉलिश किए गए थे। साहित्य कला में कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख साहित्य है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला ने न केवल भारतीय कला की संस्कृति में योगदान दिया, बल्कि इतिहास लेखन और बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्तमान में भी अस्थायित्व बनाए हुए हैं। अब थोड़ा विस्तार से और पढ़ें मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में। मौर्यकालीन स्थापत्य गैर ब्राह्मण पंथों द्वारा प्रेरित था। मौर्यकालीन स्थापत्य गैर ब्राह्मण पंथों द्वारा प्रेरित था। अशोक ने स्तंभ राजकीय उपलब्धि एवं गौरव का प्रचार माध्यम बने थे। अशोक के स्तंभ राजकीय उपलब्धि एवं गौरव का प्रचार के माध्यम के रूप में बने थे। इसलिए एक दृष्टि से अशोक के स्तंभों की तुलना चोल शासक राज प्रथम के बृहदेश्वर मंदिर एवं अकबर के फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे से की जा सकती है। तो अशोक के जो स्तंभ हैं वो राजकीय उपलब्धि और गौरव का प्रतीक थे। वैसे ही जैसे चोल शासक राज प्रथम ने जो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था वो भी इसी का प्रतीक था, गौरव का, राजकीय उपलब्धि का। और अकबर के फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है वो भी जो है विजय का प्रतीक था, राजकीय उपलब्धि का प्रतीक था। मौर्य काल में राजकीय कला के रूप क्या थे? एक अशोक के स्तंभ, ये राजकीय कला के रूप में अशोक के स्तंभ, जिसमें इसको भी देखेंगे हम। फिर स्तूप, ये भी राजकीय कला का उदाहरण है। स्तूप के बारे में। फिर गुफा वास्तुकला, ये तो लोक कला में है। गुफा वास्तुकला लोक कला का उदाहरण है, इसके बारे में देखेंगे। फिर यहीं पे खत्म, समाप्त। तो अशोक के स्तंभ चुनार पत्थर से निर्मित हैं। यह आ सकता है स्थापत्य कला में की विशेषताओं में कि अशोक के स्तंभ चुनार पत्थर से निर्मित हैं। यह एकाश्म माने मोनोलिथिक पत्थर से ही निर्मित हैं, अर्थात एक ही पत्थर से पूरे स्तंभ का निर्माण किया गया है। इस स्तंभ के दो भाग हैं। प्रथम भाग है यष्टि यानी कि पिलर, और दूसरा भाग है गावदुम लाट यानी कि हेड। तो यष्टि और गावदुम लाट, यष्टि माने पिलर, गावदुम लाट माने
उसका शीर्ष यानी हेड। यष्टि के अंत में एक अवांगमुखी कमल इन्वर्टेड लोटस है। यष्टि के अंत में है इन्वर्टेड लोटस। ये पहले पिलर हो गया, यष्टि पिलर, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड लोटस है, इन्वर्टेड लोटस यानी कि अवांगमुखी कमल। और ये पूरे यष्टि हैं, ये पूरा मिलाकर कहेंगे गावदुम लाट। इसके ऊपर क्या है, एक चौकोर सा रखा हुआ है पत्थर, फिर ऊपर है शेर। जिसके ऊपर एक चौकी निर्मित है। कहीं कहीं चौकी पर हंस पंक्तियां बनाई गई हैं। सारनाथ की चौकी पर चक्र अंकित हैं। फिर चौकी के ऊपर पशु आकृतियां बनाई जाती थीं, सामान्यतः पशुओं के रूप में हाथी, घोड़ा, सांड, शेर। हाथी, घोड़ा, सांड, शेर का प्रतिनिधित्व मिलता है, किंतु सारनाथ में 4 सिंहों को एक दूसरे के साथ पीठ टिकाकर बैठा हुआ दिखाया गया है। थोड़ा राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में देख लें। सारनाथ का अशोक स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, सांड और एक सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह की उभरी हुई आकृतियां हैं और इनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है उसकी विशेषताएं ये हैं। एक ही पत्थर को काटकर यानी कि मोनोलिथिक एकाश्म पत्थर काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। सिंह के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का सारनाथ स्तंभ का ऊपरी वाला हिस्सा, उसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर सांड और बाईं ओर घोड़ा है। दाईं और बाईं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। आधार का पद्म छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो क्या विशेषताएं मिली अशोक के सारनाथ स्तंभ की? पहला तो एक रफली फिगर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके अपना थोड़ा सा कर दिए, फिर ऊपर ये बना दिया। ये हो गया यष्टि। फिर ये अवांगमुखी कमल, ये सब एग्जाम में चित्र बना सकते हैं ऐसे। ये हो गया चौकी। फिर ये हो गया अपना सिंह। यहाँ साइड में कर सकते हैं कि ये पूरा मिलाकर कहलाएगा हेड, गावदुम लाट। विशेषता क्या है कि सिंह 4 हैं जिसमें 3 दिखाई पड़ते हैं, एक पीछे छुपा रहता है।
जो चौकी है इसमें हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह का बना हुआ है उकेर करके। फिर ये एकाश्म पत्थर यानी मोनोलिथिक वे में बनाया गया है, एकाश्म पत्थर से काट करके। वर्तमान समय है 5 बजे। और ये जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के उपलक्ष्य में एक प्रकार से बनवाया गया सारनाथ में। और इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ओके, ठीक ठीक। और इसमें मुंडकोपनिषद का सूत्र एक है सत्यमेव जयते, इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। फिर अशोक के स्तंभ और अखमनी या ईरानी फारसी साम्राज्य के स्तंभ के बीच में क्या अंतर थे? अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से तराशकर बनाए गए हैं और ईरानी स्तंभों को कई मंडलाकार टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया है। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र जगहों पर लगाए गए हैं और ईरानी स्तंभ शासकीय भवनों में ही लगाए गए हैं। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां अंकित हैं, ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां अंकित हैं। ये 3 अंतर हैं, और भी अंतर हैं। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर एक जैसी ही है। ये चीज, अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर पतले होते गए हैं और ईरानी स्तंभ नीचे से ऊपर एक ही गोलाई के हैं। चौड़ाई नीचे से ऊपर एक ही जैसी है। अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाई गई है और ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया, नीचे जो है एक बेस बनाया गया है। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है जिसकी समुचित व्याख्या भारतीय संदर्भ में ही संभव है। ईरानी स्तंभ शीर्ष में कोई प्रतीकात्मकता नहीं है। अशोक के स्तंभ सपाट हैं और ईरानी स्तंभ गड़ारीदार हैं। ये अंतर फिर से देख लें, अंतर दोनों में। अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। ईरानी स्तंभों को कई मंडलाकार टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया है। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र जगहों पर लगाए गए हैं। ईरानी स्तंभ शासकीय भवनों में ही लगाए गए हैं। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां अंकित हैं। ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां हैं। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर क्रमशः पतले होते गए हैं। ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक जैसी ही है। अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं। ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है जिसकी समुचित व्याख्या भारतीय संदर्भ में ही संभव है। ईरानी स्तंभ शीर्ष में मानव आकृति है जिसका कोई प्रतीकात्मक महत्व नहीं है। अशोक के स्तंभ सपाट हैं, ईरानी स्तंभ गड़ारीदार हैं। अब स्तूप, स्तूप की क्या विशेषताएं थी? स्तूप एक अर्धवृत्ताकार या गुंबदाकार संरचना होती थी। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार या गुंबदाकार संरचना होती थी। स्तूप की पद्धति जनजातीय अवधारणा से विकसित हुई थी, अर्थात जनजातीय मुखिया की मृत्यु के पश्चात उसके अवशेष को जमीन के नीचे दफनाए जाने के बाद उस पर एक टीले का निर्माण किया जाता था। आगे इस पद्धति को बुद्ध के पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के पश्चात
उनके अवशेषों को विभिन्न राज्यों के बीच बांटा गया तथा उन्हीं अवशेषों को आधार बनाकर 8 आरंभिक स्तूपों का निर्माण किया गया। इन स्तूपों के केंद्र में हर्मिका होता था, जिसमें किसी मृतक व्यक्ति के अवशेष को रखा जाता है। हर्मिका में किसी मृतक व्यक्ति के अवशेष को रखा जाता है। एग्जाम में जब भी हो तो एक हम रफली फिगर इसका बना सकते हैं। आगे दिखा दिए तोरण, ये करके एक लाइन खींचे ऐसे ऐसे करके, आगे रफली फटाफट यहाँ पे ऐसे खींच दिए। फिर थोड़ा यहाँ पे बड़ा सा प्रवेश द्वार टाइप का बना दिए, ऐसे एक लाइन खड़ा किए डायरेक्ट, और फिर ये काटते हुए, फिर पीछे से एक लाइन ऐसे और ड्रॉ किए यहाँ से यहाँ तक का, उसको भी ऐसे ऐसे कर दिया फटाफट फटाफट फटाफट। फिर यहाँ से ये ऐसे किए, फिर ऊपर ये, फिर 3 ऐसे कर दिए डंडी। आगे का होगा तोरण द्वार, ये प्रवेश द्वार एक प्रकार से, ये वाला मेधी है। फिर यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ, ऊपर जो बना ये हर्मिका है, ये छत्र, अंड और तोरण। एक बनाया अगर रफली हम चित्र, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस। सबसे पहले एक यहाँ पर खींचे, फिर एक यहाँ पर खींचे, ये ऐसे करके यहाँ बना दिए फटाफट। फिर यहाँ थोड़ा बड़ा सा ऐसे खड़ा कर दिए ऐसे करके, ये हो गया। फिर इसके पीछे से एक हम लाइन खींचे और ड्रॉ किए, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कर दिए, जो मेधी है मेधी। फिर यहीं बगल से ही ऐसे निकाल दिए। फिर ऊपर एक और हर्मिका बना दिए, फिर ऊपर 3 डंडी, 1 2 3। इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा शेड कर दिए। तो ये हो गया अपना, मतलब चारों ओर का जो बाउंड्री एक प्रकार से है। ये वाला मेधी, ये है प्रदक्षिणा पथ, ये है अंड, तो ये हर्मिका, और ये वाला छत्र। ऐसे रफली हम आइडिया एग्जाम के लिए बना सकते हैं। तो सारनाथ का अशोक स्तंभ आए चाहे ना आए, मौर्यकालीन स्थापत्य है या प्राचीन कालीन स्थापत्य है, उन सब का विकास बताना है, तो एक हम सारनाथ का चित्र बना सकते हैं और एक स्तूप का चित्र बना सकते हैं। उसमें सारी बातें ऐसे दिखा सकते हैं। फिर इसी में ही हर्मिका, इस तीर खींच के बता दिए कि हर्मिका में जो अवशेष हैं वो रखा जाता था, बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष यहाँ रखे जाते थे। और जो छत्र है वो भी, जो 3 इसमें छत्र बना हुआ है, वो किस बात का प्रतीक है, तो अभी पढ़ने मिल जाएगा वो भी बातें। तो और ये वाला तोरण है, तोरण, अंड, हर्मिका, छत्र, प्रदक्षिणा पथ, मेधी। हर्मिका में जिसमें किसी मृतक व्यक्ति के अवशेष को रखा जाता था। इसके साथ वेदिका एवं प्रवेश द्वार भी निर्मित किया जाता था। वेदिका एवं प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रकार के पशुओं, नाग, लोक जीवन से जुड़ी हुई अनेक मूर्तियां बनाई जाती थीं। बौद्ध पंथ ने धीरे धीरे इन्हें धर्म के साथ आत्मसात कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध स्थापत्य की प्रमुख शैली लोक जीवन से जुड़ी हुई थी तथा लोक प्रचलित तथ्यों को लेकर क्रमिक रूप में विकसित हुई है। एक तरह से देखा जाए तो लोक कथा के ज्ञान के बिना स्तूप कला के स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। सांची के तोरण द्वार पर सुंदर स्त्रियों को पेड़ से झूलते हुए दिखाया गया है।
यह शालभंजिका का चित्र है। लोक कथा में यह प्रचलित है कि शालभंजिका वे स्त्रियां हैं जो अगर पेड़ को छू देती हैं। और कहाँ से मिला है ये? सांची के जो तोरण द्वार हैं वहाँ पे सुंदर स्त्रियों को पेड़ से झूलते हुए दिखाया गया है। यह शालभंजिका का चित्र है। लोक कथा में यह प्रचलित है कि शालभंजिका वे स्त्रियां हैं जो अगर पेड़ को छू देती हैं तो फूल एवं फल खिल जाते हैं। बाद में बौद्ध पंथ ने इस कथा को अपना लिया। आगे जैसा कि ह्वेनसांग सूचित करता है कि इन 8 स्तूपों से अवशेष निकालकर अशोक महान ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, किंतु यह महज एक मिथक है। और ये दिव्यावदान नामक बुक में इसका उल्लेख भी है। जहाँ तक पुरातात्विक साक्ष्य का सवाल है तो हमें मौर्य काल का स्तूप सांची से प्राप्त होता है। इसे महीन स्तूप का नाम दिया गया। वैसे अशोक से पूर्व काल का एक स्तूप नेपाल में पिपराहवा का स्तूप है जो आरंभिक स्तूपों में से था। सांची के स्तूप के बारे में देखें। प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप समूह प्रसिद्ध है। यहाँ विदिशा के निकट एक पहाड़ी है। मतलब प्रारंभिक स्तूपों पर सांची के स्तूप समूह प्रसिद्ध है। यहाँ विदिशा के निकट एक पहाड़ी है जिसे प्राचीन साहित्य में काकनाड या ककनाड़ या चेतीय गिरी कहा गया है। इसी पर्वत पर कई स्तूप बनाए गए हैं। सांची स्तूप की विशेषताएं क्या हैं? सांची में 3 स्तूप हैं जिन्हें क्रमशः स्तूप 1, स्तूप 2, स्तूप 3 कहते हैं। स्तूप 1 जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। स्तूप 2 और 3 का संबंध मौर्योत्तर काल से है। तो सांची के स्तूप की विशेषताएं में ये कहाँ पर है? विदिशा में है पहली बात, एक पहाड़ी पर, और 3 स्तूप हैं। स्तूप 1 जो है वो मौर्य काल से संबंधित है, बाकी स्तूप 2 और 3 मौर्योत्तर काल से संबंधित हैं। मौर्य और मौर्योत्तर काल से संबद्ध रहने के कारण का स्तूप निर्माण विकास क्रम स्पष्टतः देखा जा सकता है। जैसे मौर्यकालीन स्तूप में वेस्टनी यानी रेलिंग नहीं है, लेकिन मौर्योत्तर काल में वेस्टनी है। मौर्यकालीन स्तूप के तोरण द्वार में लकड़ी का इस्तेमाल, अन्य में पत्थर का। अतः सांची के विविध स्तूप तकनीकी विकास क्रम को सामने लाते हैं। सांची के स्तूप की एक अन्य विशेषता है इसकी वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं है। सांची के स्तूप की वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं है, अतः सादगी ही इसकी विशेषता है। सांची के स्तूप से जो पेटिका मिली है उस पेटिका में एक सूची है और इसमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्हें प्रियदर्शी यानी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा था। यानी बौद्ध धर्म प्रचारकों और शिष्टमंडल की सूची इसी में है, सांची के स्तूप में। स्तूप पेटिका में जो राख और अस्थि अवशेष मिले हैं वे सारिपुत्र और महामौगलन बुद्ध के शिष्य के माने गए हैं। सारिपुत्र और महामौगलन के राख और अस्थि अवशेष मिले हैं, ऐसा माना गया है। आरंभिक स्तूप ईंटों से निर्मित होते थे। उनका आकार अर्धवृत्ताकार था। उनके ऊपर एक हर्मिका बना होता था जिसमें बुद्ध अथवा किसी महान व्यक्ति का अवशेष रखे जाते थे। उनके ऊपर एक लकड़ी का स्तंभ निर्मित किया जाता था जो कालांतर में जलकर नष्ट हो गया है। स्तूप के प्रकार कितने हैं? एक है शारीरिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, संकल्पित या पूजार्थक स्तूप। तो 4 प्रकार के स्तूप भी हैं। शारीरिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, संकल्पित या पूजार्थक स्तूप। शारीरिक स्तूप, इसको भी बना सकते हैं एक फ्लो डायग्राम में स्तूप के प्रकार।
एक शारीरिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप और संकल्पित या पूजार्थक स्तूप। शारीरिक स्तूप, इसमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विविध अंग, दंत, नख, केश आदि रखे जाते थे। पारिभौमिक स्तूप, इनमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन रखे जाते थे। उद्देशिक स्तूप, इनमें वे स्तूप आते हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में निर्मित किया जाता है। ऐसे स्थान बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर आदि हैं। संकल्पित या पूजार्थक स्तूप, विशिष्ट रूप से पूजा के निमित्त बनाया गया स्तूप। यह आकार में छोटे होते हैं और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इसे पुण्य का काम बताया गया है। रोमिनदेई स्तूप और सारनाथ स्तूप इसके उदाहरण हैं। रोमिनदेई स्तूप और सारनाथ स्तूप ये संकल्पित या पूजार्थक स्तूप के उदाहरण हैं। रोमिनदेई स्तूप और सारनाथ स्तूप। अब गुफा वास्तुकला, जो कि लोक कला का उदाहरण है। अशोक के काल में ही पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण आरंभ हुआ। अशोक के ही काल में शुरू हुआ था गुफा वास्तुकला। अशोक के काल में ही पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण आरंभ हुआ। आरंभिक गुफाएं सादी एवं सामान्य प्रकार की थीं, किंतु धीरे धीरे ये गुफाएं जटिल होती गईं। आरंभिक गुफाएं गया में बराबर की पहाड़ी तथा नागार्जुन की पहाड़ी में निर्मित की गई थीं। गुफा के तो बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी ये आरंभिक पहाड़ी हैं। गुफा के मुख को आयताकार काटा जाता था तथा उसमें रहने के लिए निवास स्थल बनाया जाता था। इस निवास स्थल की छत तथा आयताकार दरवाजे पर काला लेप चढ़ाया जाता था। अशोक के द्वारा निर्मित यही गुफा वास्तुकला आगे विकसित होती हुई बौद्ध चैत्य व विहारों तथा फिर पल्लव शासकों के अधीन हिंदू मंदिरों में विकसित हुई। बराबर पहाड़ी की गुफाएं। अशोक महान ने बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं का निर्माण कराया। एक लोमश ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्णचौपर गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। लोमश ऋषि गुफा, अशोक महान ने बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं निर्मित करवाईं। लोमश ऋषि गुफा, कर्णचौपर गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। लोमश ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्णचौपर गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। इनमें लोमश ऋषि की गुफा का स्थापत्य की दृष्टि से विशेष महत्व है। ये देखिए, ये जो प्रवेश है ऐसे उसमें नक्काशी किया हुआ है, काट के उसको बनाया गया है चौकोर, फिर ऐसे चापाकार। लोमश ऋषि की गुफा। बराबर की ज्यादातर गुफाएं 2 कक्षों की बनी हैं, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराशकर बनाया गया है। इनमें एक उच्च स्तरीय पॉलिश युक्त आंतरिक सतह और कुंज का रोमांचक प्रभाव मौजूद है। यहाँ पर अशोक के गुफा लेख भी अंकित हैं। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाएं गया बिहार में है। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। दशरथ द्वारा निर्मित गुफाओं में गोपिका गुफा उल्लेखनीय है। गोपिका गुफा के द्वार पर उत्कीर्ण गुफा लेख से इसे दशरथ द्वारा बनवाए जाने की पुष्टि हुई है। यह गुफा 44 फुट लंबी, 19 फुट चौड़ी, 10 फुट ऊंची है। 44 बाई 19 बाई 10। शिल्प की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह रहा इसका डिस्कशन। नमस्कार, जय हिंद।